हाँ जी विद्यार्थियों, तो हुण हैगा 10th क्लास वालिਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੱਲ यानी कि 18 मई ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਡੀਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 18 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 18 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 25 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ 18 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਟਰਮ 2 ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈप्टर है 2 कलाकार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲੇਖਕ कौन है यदि मन्नू भंडारी। तो पहला क्वेश्चन की है कि छात्रावास में रहने वाली 2 सहेलियों के क्या नाम थे, अरुणा और चित्रा। दूसरा क्वेश्चन कि चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है, अपना चित्र दिखाने के लिए। अरुणा चित्र के चित्रों के बारे में क्या कहती है, वह कहती है कि कागज़ पर इन बेजुबान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती। उसके बाद अपना चौथा प्रश्न कि अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो जो शीला है उसके बारे में क्या कहती है। तो वो कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुणी और सच्ची सेविका कहती है। उसके बाद चित्रा के पिता ने पत्र में क्या लिखा था, वो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद विदेश जा सकती है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न कि अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी। तो वो 15 दिनों बाद लौटी। उसके बाद अपना अगला प्रश्न कि विदेश में जो चित्रा के जो चित्र थे उसने धूम मचाई, किस चित्रों ने, ठीक है जी, विदेश में चित्रों के किस चित्र ने धूम मचाई। तो विदेश में भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के चित्र की जिड़ी है धूम मची थी। उसके बाद अरुणा के समाज सेवा में कार्यों के बारे में लिखिए। तब वो अपने विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा के कामों में लगी हुई है। वो लोगों की बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने का काम करती है। वो दाइयों चौरासियों आदि के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उसने भिखारिन की मौत के बाद उसके बच्चों का पालन पोषण किया था। उसके बाद अपना क्वेश्चन 9वां देखो क्या हुआ है। मरी हुई भिखारिन और उसने दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा ने क्या किया। तो उसने मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को और उसके जो सूखे शरीर से चिपक कर रोते देखकर चित्रा का दिल भर आया। वह चाहकर भी उनसे दूर ना जा सकी। उसने इस दृश्य को कागज़ पर उतार दिया। तो उसके बाद 10वां प्रश्न क्या है कि चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उस समय अरुणा मरी हुई भिखारिन के दोनों बच्चों के पास पहुंच गई थी। वह उन अनाथ बच्चों को संभालने का काम कर रही थी, इसलिए वह चित्रा की विदाई में, ठीक है, नहीं पहुंच सकी। उसके बाद क्या है प्रश्न देखो, जो है प्रदर्शनी में अरुणा के साथ कौन से बच्चे थे। तो उसमें प्रदर्शनी में अरुणा के साथ वही 2 बच्चे थे जो भिखारिन के मरने के बाद अनाथ हो गए थे। अरुणा उन दोनों की देखभाल कर रही थी, वह उन्हें एक माँ जैसा प्यार दे रही थी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो 2 कलाकार एक जो उद्देश्य पूर्ण कहानी है, इस कहानी में दिखाया गया है कि कला जो विशेष की साधना करने वाले ही कलाकार नहीं होते, समाज की सेवा और विकास में योगदान देने वाले भी कलाकार ही होते हैं। उसके बाद लेखिका ने दिखाया है कि चित्रा अपने सुख दुख हाल ही में, ठीक है जी, उन्नति के लिए चित्र बनाती है। चित्रा को इस कला के कारण खूब शोहरत भी मिली है, परंतु दूसरी ओर लेखिका ने अरुणा को समाज में दया, करुणा और जो महानुभूति बांटते दिखाया है। लेखिका ने जो सिद्ध किया है कि अरुणा चित्र से महान कलाकार है, क्योंकि उससे समाज और जो मानवता की सेवा करने का भी भावना है। उसके बाद प्रश्न क्या है देखो अगला, 2 कलाकार के आधार पर अरुणा का जो चरित्र है चित्रण करो। तो देखो 2 कलाकार कहानी में अरुणा को एक समाज सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। वह बेजुबान चित्र बनाने की बजाय लोगों का जीवन संवारने में यकीन रखती है। वह गरीब और जो दुखियों की सेवा करने का जो अपना धर्म मानती थी।
वो जो दाइयों और चौरासियों आदि के बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, वो जो फुलिया दाई के बीमार बच्चों की सेवा करती है, उसकी जो मृत्यु हो जाने के बाद वह खाना भी नहीं खाती, वह समाज सेवा में लीन के कारण चित्रा को विदा करने भी नहीं आ पाती। वह मरी हुई भिखारिन के जो दोनों बच्चों को माँ की तरह पालती है, वो एक जो आदर्शवादी समाज सेविका है। अगला क्वेश्चन है कि चित्रा एक मंजी हुई चित्रकार है, आप इसमें कहाँ तक सहमत हैं? तो देखो जी हाँ, चित्रा एक मंजी हुई चित्रकार है, उसे चित्रकला का शौक़ है, वो चित्र बनाने के लिए नई नई प्रेरणाएँ तलाशती रहती है। वो अपनी मेहनत से संसार की प्रसिद्ध चित्रकार बन जाती है। वह आधुनिक नियमों के अनुसार चित्र बनाती है। उसकी कला जीवन के सुख दुख से जुड़ी होती है। उसके द्वारा बनाया गया जो भिखमंगी और उसके 2 बच्चों का चित्र उसकी मंजी हुई कलाकार होने का सबूत है। उसके बाद अपना देखो अगला प्रश्न क्या है कि 2 कलाकार कहानी का शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो देखो 2 कलाकार कहानी का शीर्षक उचित है, क्योंकि इस कहानी में एक कलाकार एक चित्रकार है, ठीक है, एक कलाकार है चित्रा, ठीक है, एक चित्रकार है, जबकि दूसरी कलाकार अरुणा एक समाज सेविका है। लेखिका ने इन दोनों की जो कलाओं की जो तुलना है बहुत ही सुंदरता से की है। दूसरों को दुख से प्रेरित होकर समाज सेवा करना, ठीक है जी, भी एक जो है कला ही है। लेखिका ने इन दोनों कलाकारों की कला के साथ न्याय किया है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक 2 कलाकार उचित और सार्थक है। उसके बाद ये मुहावरे दिए हुए हैं, देख लो कि राह देखना बेसब्री में इंतज़ार करना, माता पिता स्कूल गए बच्चों का राह देख रहे थे। रोब रखना तो प्रभाव होना, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की वीरता का रोब अंग्रेज भी खाते थे। आंखें छलछलाना, आंसू आना, यानी कि उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखें छलछला गई। आगे क्वेश्चन है अपना धूम मचाना, यानी कि प्रसिद्ध होना, शोहरत मिलने के बाद पंजाबी गीतों की जो संसार में धूम मच गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है अगला प्रश्न अपना अगला मुहावरा है कि पीठ थपथाना। तो देखो शाबाशी देना, कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ जो थपथाई, ठीक है जी। उसके बाद अपना देखो इसमें है तो इसको कन्वर्ट करना है आपने हिंदी में कि मेरे बच्चे हन होर किसे दे ਤੁਹਾਡੀ चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी नू जो अरुणा दे हुक्म विच, यानी कि मेरे बच्चे हैं और किसके, ये तुम्हारी जो मासी है, ठीक है, नमस्ते करो अपनी मासी को अरुणा ने आदेश दिया। उसके बाद क्या है कि सच हैरानी नाल बच्ची बोल पई, फिर तां मामी उसी जरूर चित्रकला विच जिहड़ा हैगा पहला नंबर लियाउंदी होवोगे, मैं भी पहला नंबर लियाउंदा हाँ। तो देखो सच जो आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी, तब तो मासी तुम जरूर चित्रकला में पहला नंबर लाती होगी, मैं भी पहला नंबर लाती हूँ। उसके बाद अपना पाठ 11 चालू हो जाएगा। तो देखो जो है इसका लघु कथा विचो लेखक है इसका अपना सयास सुंदर अग्रवाल ते माँ का कमरा, ठीक है जी। पाठ 11वां है, इसके अंदर पहला पाठ है इसका बुजुर्ग बसंती कहाँ रहती थी, वह अपने जो पुश्तैनी घर में रहती थी। उसके बाद कि बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला, उसे अपना पुत्र यानी कि अपने बेटे का पत्र मिला। बसंती की पड़ोसन कौन थी, बसंती की पड़ोसन रेशमा थी, ठीक है। बसंती अपने बेटे के साथ कहाँ आई थी, बसंती वह जो है अपने बेटे के साथ वह शहर में अपने बेटे के घर आई थी। कोठी में कितने कमरे थे, कोठी में 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और नौकरों के कमरे थे। नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा, तो नौकर ने बसंती का सामान जो बरामदे में रखा, बरामदे के साथ वाले कमरे में रखा था। बसंती के कमरे में कौन कौन सा जो सामान था, तो उसके कमरे में डबल बेड, टीवी, ठीक है। तो उसके बाद अपना क्या है टेप रिकॉर्डर और 2 कुर्सियाँ पड़ी थी। उसके बाद क्या है प्रश्न, बेटे ने अपने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा। बेटे ने अपनी माँ को पत्र में लिखा कि उसकी जो तरक्की हो गई है, कंपनी ने उसे रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी दी है, वो अब जो है रहने के लिए उसके पास शहर में आ जाए। तो उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि वह पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया। रेशमा ने बसंती को समझाया कि शहर नहीं जाना चाहिए, शहर में रहने वाले बहू बेटे अपनी माँ के साथ अच्छा जो व्यवहार नहीं करते हैं,
वह उन्हें ठीक से खाने पीने को भी नहीं देते। उनका जीवन जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आगे क्या है कि बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर गई थी। बसंती शहर जाने से डर रही थी, परंतु उसे अपने बेटे पर भरोसा था। अगले दिन जब उसका बेटा कार लेकर उसे लेने आया तो वो शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद प्रश्न है अपना, देखो बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। बसंती अपने पुराने जो घर में, ठीक है, अपना जीवन काट रही थी। उसने ऐसा जो खुशहाल जीवन कभी नहीं देखा था। उसका बेटा दूसरों की तरह स्वार्थी नहीं था। अब उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अपने बेटे के सेवा भाव देखकर उसकी आंखों में जो आंसू आ गए। ठीक है, यानी कि माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है। माँ का कमरा का कहानी का उद्देश्य पूर्ण लघु कथा है। आज के स्वार्थी भरे समय में नई पीढ़ियों के बहू जो बेटे होते हैं अपने माता पिता से नौकरों की तरह काम करवाते हैं। बूढ़े माता पिता का जीवन नर्क बन जाता है। लेकिन अभी भी ऐसे बहू बेटे हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं कि उनके माता पिता ने अपना जो सब कुछ लगाकर उन्हें पढ़ाया लिखाया है। अपने बूढ़े माता पिता का सहारा बनना चाहिए। लेखक ने इस कहानी में अपने जो माता पिता को बड़े ही, ठीक है, बड़े होकर जो सेवा की और आदर करने का जो संदेश दिया है। उसके बाद अपना जो पाठ 11वें का ही दूसरा ये पाठ है। तो देखो एहसास, और ये दोस्तों इसका जो लेखक है वो कौन है, इसमें देख सकते हैं उषा आर शर्मा, इस तरह का लिखा हुआ है। और देखो पहला प्रश्न क्या है इसका कि दिवाकर के नए स्कूल में किसने मदद की। तो दिवाकर की मदद नीरू मैडम ने की थी। ठीक है, स्कूल बस में छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे। वो जो है शौक्षिक भ्रमण के लिए रोज गार्डन जा रहे थे। उसके बाद क्या है अपना छात्राएं बस में क्या कर रही थी। वह बस के अंतराक्षरी जो है खेल रही थी, अंताक्षरी। ठीक है जी। उसके बाद प्रश्न चौथा है कि दिवाकर बस में बाहर क्यों देख रहा था। तो वो बाहर जो है पेड़ों और दूर तक फैले हुए आकाश को देख रहा था। प्रश्न है दिवाकर को अपने मन के जो अधूरेपन का एहसास क्यों हो रहा था। क्योंकि वह तो अपंग था, इसलिए वह दूसरे बच्चों की तरह उछल कूद नहीं कर पाता था, इसलिए उसे अधूरेपन का एहसास होता था। क्वेश्चन अपना अगला क्या है कि कार्यक्रम को दौरान, ठीक है, छात्र छात्राएं क्यों देखकर डर गए। तो इसके वो सांप को देखकर डर गए। तो उसके बाद है दिवाकर बेंच पर बैठकर क्या सोच रहा था। दिवाकर अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। उसे याद आया कि वो 2 साल पहले जब अपनी मौसी के पास दिल्ली गया था तो उसने, ठीक है, फन सिटी में मज़ा किया था। वहाँ उसने खूब मस्ती की थी। यही विचार उसके मन में घूम रहे थे। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा। जब दिवाकर गांव के स्कूल में पढ़ा करता था तो वो वहाँ खेतों में उसने कई बारी, ठीक है, जो सांप और जो अन्य जानवरों को देखा था, इसलिए वो सांप को देखकर नहीं डरा। वो एक जो है साहसी बालक था। उसके बाद अपना 9वां प्रश्न देखो, दिवाकर ने जो है अचानक सांप को सामने देखकर क्या किया। तो उसने अचानक जो है सांप को देखकर घबराया नहीं, ठीक है जी, जबकि अन्य छात्र छात्राएं सांप को देखकर जो घबरा गए थे। दिवाकर ने धीरज से काम लिया। उसने अपनी बैसाखी की मदद से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। ठीक है कि दिवाकर क्यों पुरस्कृत किया गया। तो देखो दिवाकर ने बच्चों को सांप से बचाने के लिए जो वीरता, साहस और सूझबूझ दिखाई थी, उसके लिए उसे स्कूल की जो सवेर की सभा में प्राचार्य महोदयों ने सम्मानित किया। इनाम पाकर वो अपने आप की, ठीक है, पूर्ण समझ रहा था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि लघु कथा एहसास का उद्देश्य क्या है। तो एहसास एक सामाजिक लघु कथा है। इस कहानी में जो लेखिका ने बालक को अपंग का जो सामना करते हुए दिखाया है। दिवाकर नामक बालक को अपंग का जो सामना करते हुए दिखाया गया है। दिवाकर नामक बालक को अपंग का सामना करते हुए दिखाया गया है। 2 बारी लाइन लिखती, दिवाकर नाम है जो अपंग है, ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरे बच्चों को जो खेलता कूदता देखकर उसमें जो हीन भावना पैदा होती है, वह अपने आप को जो अधूरा समझता है। लेखिका का मानना है कि हम ऐसे बच्चों के मन में, ठीक है जी, आत्मविश्वास जगाना चाहिए ताकि वो जो उनकी अपंगता है उसकी सफलता में बाधा ना बने। लेखिका इस कहानी में दिवाकर के मन में पूर्णता का जो एहसास है जगाकर अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए सफल
रही है। अगला प्रश्न क्या है कि एहसास नामकरण की सार्थकता जो है स्पष्ट कीजिए। कहानी का जो शीर्षक है उसकी जो मूल भावना में जुड़ा होता है। शीर्षक पूरी कहानी का निचोड़ होता है। ये कहानी मूल भावना का प्रतीक है। एहसास लघु कथा का शीर्षक आकर्षक और भावना जो भावपूर्ण। जब सवेर की सभा में दिवाकर को प्राचार्य द्वारा ठीक है इनाम दिया जाता है तो उसे पूर्णता का एहसास पैदा होता है। उसके जो निस और निरस जीवन में खुशी या यानी कि सरसता जो है आ जाती है। दिवाकर के मन में पैदा हुआ पूर्णता का एहसास ही कहानी का शीर्षक है, इसलिए इस लघु कथा का शीर्षक अयुक्त और अनुकूल है। ठीक है, उसके बाद आप अपना देखते हैं पाठ 15वां। ठीक है जी, सदाचार का तावीज। तो देखो, राजा ने राज्य में किस चीज़ के फैलने की बात दरबारियों से पूछी, तो उसने भ्रष्टाचार फैलने की बात पूछी। राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा, तो उसने दोस्तों ये काम है विशेषज्ञों को सौंपा। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया, तो दोस्तों उसने एक साधु को पेश किया। अगला प्रश्न है, साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई, तो उसने एक तावीज दिखाई। तो उसके बाद साधु ने तावीज का जो प्रयोग किस पर किया, तो एक कुत्ते पर किया। तावीज़ों को बनाने का जो ठेका किसे दिया गया, तो साधु को दिया गया। उसके बाद अपना कि राजा वेश बदल कर पहली बार कार्यालय में कब गए थे, वह अपनी जो पहली बार दोस्तों 2 तारीख को कार्यालय में गए थे। उसके बाद क्या है प्रश्न देखो कि साधु को ताबीज बनाने के लिए कितनी रकम दी गई थी, 5 करोड़ रुपए। दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखने का क्या कारण बताया, तो एक दरबारी के अनुसार भ्रष्टाचार बारीक होने के कारण दिखाई नहीं देता है। उनकी आंखें महाराजा की विशालता को देखने की इतनी आदी जो हैं वो हो गई हैं कि उन्हें बारीक चीज़ें दिखाई ही नहीं देती है। उसके बाद क्या है प्रश्न अपना देखो कि राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की, तो क्योंकि विशेषज्ञों ने राजा को बताया कि भ्रष्टाचार बहुत बारीक है, वो जो है अगोचर है। भ्रष्टाचार जो स्वर्णव्यापी है, ये सभी जो गुण और विशेषताएं हैं वो तो ईश्वर में ही होती हैं, इसलिए राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि राजा का दोस्तों जो है स्वास्थ्य क्यों बिगड़ जाता है, तो राजा का जो राज्य में भ्रष्टाचार फैलने का जो शोर मचा था, राजा को कहीं भी भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता था। दूसरी, दरबारी भी भ्रष्टाचार को नहीं देख पाए। विशेषज्ञों ने जब भ्रष्टाचार फैलने की रिपोर्ट पेश की तो उस रिपोर्ट को देखकर जो राजा का स्वास्थ्य वो क्या हो गया, बिगड़ने लगा। उसके बाद अपना प्रश्न देखो क्या है कि साधु ने जो सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा था। साधु ने कहा था कि भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों ही मनुष्य में होते हैं। जब ईश्वर मनुष्य को बनाता है तो वह मनुष्य में ईमानदारी और बेईमानी जो कीकल मशीन फिट कर देता है, और इस कल में से ही ठीक है ईमानदारी और बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिसे आत्मा को पुकार जो है ये पुकार कहते हैं। ये आत्मा को पुकार ही मनुष्य को सदाचारी या भ्रष्टाचारी बनाती है। तावीज किसके लिए बनवाए गए थे, तावीज भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बनाए गए थे। राजा साधु बाबा के कहने पर तावीज बनवाकर अपने राज्य के कर्मचारियों को जो बाहों पर बंधवाता है ताकि जो सदाचारी या ईमानदार बन जाएं वो। ठीक है जी, साधु बाबा जी का यही मानना था। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि महीने के आखिर में के दिन ताबीज में से कौन से स्वर निकल रहे थे, तो महीने के आखिर में दिन राजा ने भेष बदल कर ताबीज का जो प्रभाव देखने एक दफ्तर में गया। उसने एक कर्मचारी को जो काम करने के लिए 5 रुपये की जो घूस देनी चाहिए। कर्मचारी ने घूस लेने से ठीक है जी जो राजे से उसे पकड़ लिया। उसने कर्मचारी के ताबीज आवाज़ आ रही थी कि आज 31 है, आज तो ले लो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न अपना क्या है कि विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो क्या क्या उपाय बताए। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए विशेषज्ञों ने ठीक है व्यवस्था बढ़ाने पर जोर दिया। ऐसी नीतियों और कानून बनाने के लिए कहा जिससे भ्रष्टाचार अपने आप ही समाप्त हो जाए। अपना प्रश्न, साधु ने ताबीज के क्या गुण बताए, तो साधु ने ताबीज के गुण बताते हुए कहा कि ये ताबीज जिस किसी पे भी जो बाजू पर बांधा होगा वो उसे ठीक है बेईमानी की भावना पैदा नहीं हो सकती। बाजू पर बांधा ताबीज उसको मानव को ईमानदारी के राह पर चलने पर मजबूर कर देगा। उस मनुष्य के मन में लालच, बैर भाव आदि सब कुछ मिट जाएगा।
उसकी जो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी, वह चाहकर भी बेईमानी नहीं कर सकेगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, देखो कि सदाचार का तावीज़ पाठ में छिपे जो अंग को सुस्पष्ट कीजिए। तो सदाचार के जो पाठ है, ठीक है जी, उस तावीज़ पे समाज पर जो अंग क्या किया गया है, तो लेखक का मानना है कि केवल जो है भाषणों और जो अपनी पलसियों और कार्रवाइयों और सलगुनों, वाद विवाद आदि के जोर या प्रचार से भी कभी भी भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाज में नैतिक मूल्यों का बढ़ावा देना पड़ेगा। जब मनुष्य नैतिकता का जो विकास होगा, तभी मनुष्य समाज और देश का भला चाहेगा। कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाए ताकि भ्रष्टाचारियों को धन ना कमाए। भ्रष्टाचार का मिटाने के लिए समाज को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। भ्रष्ट नेताओं को चुनाव लड़ने पर रोक लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद पाठ 16 ठेले पर हिमालय। तो देखो लेखक कोसानी क्यों गए थे हिमालय पर जो जमी बर्फ देखने के लिए। बस पर सवार लेखक ने साथ साथ बहने वाली किस नदी का जिक्र किया, जो उसने किया दोस्तों, कोसी नदी का जिक्र किया। उसके बाद कोसानी कहाँ जो बसा हुआ था, नैनीताल से आगे रानीखेत के पास कोसानी बसा हुआ था। लेखक और उनके मित्र कहाँ ठहरे थे, वह दोस्तों एक डाक बंगले में ठहरे थे। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि लेखक और उनके जो मित्रों की निराशा और जो थकावट किसके दर्शन छू मंतर हो गई, किसके दर्शन से छू मंतर हो गई, तो वो दोस्तों हिम दर्शन करके जो बर्फ़ देखकर उनकी जो थकावट है वो छू मंतर हो गई। दूसरे दिन घाटी से उतर कर लेखक और उनके मित्र कहाँ पहुँचे, तो वो बैजनाथ पहुँचे। बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है, बैजनाथ में दोस्तों गोमती जो नदी है वो बहती है। उसके बाद लेखक को ऐसा क्यों लगा जैसे, ठीक है जी, उसे ठगे गए हों, तो लेखक को ऐसा इसलिए लगा जैसे वो सुंदरता से भरे किसी दूसरे लोक में आए थे। लेखक कोसानी की घाटी की सुंदरता देखकर हैरान रह गया। ये है कि हर जो मनुष्य है दोस्तों, ठीक है जी, वहाँ पे जो मालिकों कालीनों जैसे खेत सुंदर, जो अपने शिलाए बैलों की जो लड़ियों की सुंदर नदियों सुंदरता से भरी पड़ी थी। ये सुंदरता जो है मनमोहक और जो की थी अपनी सुकुमार थी। उसके बाद प्रश्न है अपना, देखो सबसे पहले बर्फ़ दिखाई देने का वर्णन लेखक ने कैसे किया। तो लेखक ने बर्फ़ बादलों को टुकड़ों को जैसे लगी थी, उसे लगा कि जैसे घाटी के पार हिमालय पर्वत को बर्फ़ ने ढक कर रखा है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाल स्वभाव वाला जो शिखर है बाढ़ जो लोग को खिड़की के झांक रहा था। आगे है कि खान सामे ने सबको खुशकिस्मत क्यों कहा। उसने उन सबको खुशकिस्मत कहा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें वहां आते ही पहले दिन ही जो बर्फ़ दिखाई दे गई थी। उनसे पहले जो 14 पर्यटक सैलानी वहां आए थे तो वो हफ्ता भर रहे थे, परंतु उन्हें बादलों के कारण बर्फ़ नहीं देख पाए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, देखो कि सूरज, हाँ जी, तो है जो सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे, क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही उनके जो हिमदर्शन की सारी इच्छाएं और जो आशाएं थी वो घुमिल हो गई, मिट्टी में मिल गई थी, इसलिए सूरज डूबते पर ही सब जो गुमसुम हो गए। आगे प्रश्न क्या है कि लेखक ने जो बैजनाथ पहुंचकर हिमालय से किस रूप से भेंट की। तो लेखक ने बैजनाथ पहुंच के देखा कि गोमती नदी बह रही थी। गोमती के साफ जल में हिमालय की बर्फीली चोटियां का जो है घाया तैर रहा था। लेखक ने गोमती ने इस जल में तैरते हुए हिमालय से जो भेंट की थी। उसके बाद अपना देखो आगे क्या है कि कोसी से कोसानी तक लेखक को किन किन दृश्यों का आकर्षित किया। तो देखो कोसी से कोसानी तक लेखक को अन्य जो है प्रकृति दृश्यों देखने को जो मिले। इन नज़ारों से जो लेखक को, ठीक है जी, हैरान कर दिया, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों जो है अपना जो समेश्वर की जो हरी भरी घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला पर कोसानी बसा हुआ था। नीचे दूर दूर तक जो हरे भरे कालीनों जैसे देख रहे थे और घाटी के पार जो खेत, नदियां और वन नीले जो कोहरे में छिपे थे। बादलों के छत्ते ही हिमालय की बर्फीली चोटियां के दर्शन होते थे। डूबता हुआ सूरज पिछले हुए जो केसर जैसा लग रहा था, बर्फ लाल कमल के फूलों जैसी दिखाई दे रही थी। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है कि लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी दूसरे के लोक में चले गए हैं। तो लेखक और उसके मित्रों को जैसा ही, ठीक है जी, जो है समेश्वर घाटी से चले वैसे ही उन्हें उत्तर दिशा में पर्वत की चोटी पर बसा कोसानी दिखाई दिया।
सारी घाटी में जो है आया जो सुंदरता है, ठीक है, जो बिखरी हुई थी, सारी घाटी रंग बिरंगी दिखाई दे रही थी। और उसके बाद दोस्तों मखमली कालीनी जैसे हरे भरे खेत थे, लाल लाल रास्ते और जो हैं बेलों की जो लाड़ियों जैसी, ठीक है, सुंदरता थी। उसके बाद नदियाँ थी और ऐसे सुंदर प्रकृति दृश्य को देखकर लेखक को लगा कि वह किसी दूसरे ही लोक में आ गया है। उसके बाद अपना देखो कहा है कि लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक कैसे सूझा। तो देखो लेखक अपने मित्रों के साथ हिम दर्शन के लिए, ठीक है, अल्मोड़ा गया था। वहाँ एक पान की दुकान पर खड़ा था, तभी ठेले पर बर्फ़ की जो सिलारते हुए, ठीक है, एक बर्फ़ वाला आया। उसे दोस्तों ठंडी जो और चिकनी और चमकला बर्फ़ में से भाया उड़ा रही थी। तो उसके बाद लेखक को अनुभव हुआ कि यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। इसी बर्फ़ को देखने के लिए वो अपने मित्रों के साथ कौसानी गए थे, ठीक है। सोमेश्वर घाटी के प्रकृति सुंदरता अनुपम थी। वहाँ उसने बादलों के बीच में हिमालय पर जो जमा बर्फ़ देखा था। बर्फ़ को देखकर उनकी सारी निराशा और थकान दूर हो गई। इस प्रकार, ठीक है जी, जो अपना ठेले पर हिमालय शीर्षक उचित और सार्थक है। उसके बाद अपना देखते हैं अब देश के दुश्मन। तो देखो सुमित्रा के पुत्र का नाम बताइए। जयदेव। जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बाघा बॉर्डर पर जो है सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर जो है सुमित्रा ने, ठीक है जी, सुनती है। सुमित्रा कहाँ सुनती है? तो वह एक जो ये खबर है, ठीक है जी, माधोराम के घर रेडियो पर सुनती है। उसके बाद प्रश्न क्या है कि जयदेव बाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था? वह ये, ठीक है जी, वो डीएसपी के पद पर नियुक्त था। जयदेव की पत्नी कौन थी? जयदेव की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? जयदेव की पत्नी का नाम दोस्तों नीलम था। बाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले 2 सरकारी अफसरों कौन थे? तो एक हेड कांस्टेबल, दूसरा दोस्तों सब इंस्पेक्टर था। जयदेव ने दोस्तों तस्करों को मार कर, ठीक है, उनसे कितने लाख का सोना छीना? तो दोस्तों 5 लाख का। उसके बाद है अपना प्रश्न कि जयदेव को जो स्वागत सभा में कितने रुपए इनाम देने के लिए सोचा गया? तो दोस्तों 10,000 रुपये का इनाम। मीना कौन थी? तो दोस्तों मीना जयदेव की बहन थी। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है? तो देखो नीलम क्यों चाहती थी कि जो डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए? तो क्योंकि जयदेव अभी थका हारा घर आया था। डीसी आकर सुमित्रा को क्या खुशखबरी देते हैं? तो दोस्तों वो बताता है कि गवर्नर ने जयदेव को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। उसके बाद दोस्तों जयदेव जो है, जयदेव इनाम में मिले वाली जो राशि है, ठीक है जी, उसको किस विषय में घोषणा करवाना चाहता है? तो दोस्तों वो है जो जयदेव चाहता है कि इनाम की राशि शहीद हुए अफसरों के, ठीक है, विधवाओं में आधी बांट दी जाए। आगे है कि सुमित्रा क्यों कहती है कि अब उनका हृदय दुर्लभ हो चुका है कि जरा सी जो आशंका से वो कांप उठती है? तो सुमित्रा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने अपने जो पति के जो बलिदान की जो दिल पर पत्थर रख कर सहन कर लिया था। अब उसकी जो हिम्मत टूट चुकी है, वह बूढ़ी हो चुकी है। जयदेव उसका जो है इकलौता सहारा है, ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला? जयदेव को दोस्तों गुप्तचरों से ये समाचार मिला कि रात के अंधेरे में पुलिस पोस्ट से 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग जो है बॉर्डर पर पार करने वाले हैं। वह सेना, ठीक है जी, स्मगल करने के लिए लाने वाले हैं। वो सेना नहीं, सोना स्मगल करने के लिए लाने वाले हैं। उसके बाद है कि जयदेव ने अपनी जो छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी थी? तो जयदेव ने ये पता चला कि कुछ तस्कर रात के अंधेरे में सोना स्मगल करने के लिए बॉर्डर पर करने वाले हैं, तो उसने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी थी क्योंकि वह इस मौके को हाथ जो खोना नहीं चाहता था, ठीक है जी, नहीं जाने देना चाहता था। उसके बाद है अपना प्रश्न देखो आगे कि एकांकी में डीसी के किस संवाद से पता चला कि डीसी और जयदेव में, ठीक है, क्या है, घनिष्ठ था? तो देखो सर बैठा होगा ऑफिस की कुर्सी में, ठीक है, और जो खबरदार जो ये स्वरवर जो कहा, मैं वही तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ और क्लासमेट हूँ, ठीक है, जिसे बिना हाथ पाए किए तुम्हें रोटी हजम नहीं होती थी। डीसी के इस संवाद में पता चलता है कि उन दोनों में, ठीक है, गहरी मित्रता थी। उसके बाद चाचा अपने बेटे बलुए के विषय में क्या बताते हैं? चाचा अपने बेटे के बलुए के बारे में बताते हैं कि वह बहुत ही लापरवाह है। वह दो महीने में घर से 4-5 पत्तर जाने के बाद ही एक आधा पत्तर लिखता है। वह उल्टा हमें ही शिक्षा देता है कि वह बहुत ही व्यस्त रहता है, उसे पत्तर लिखने का जो समय नहीं मिलता। उसकी ड्यूटी बहुत ही सख्त है, उसे बिल्कुल भी जो फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि चाचा जो है सुमित्रा को अखबार में
जो आई कौन सी खबर सुनाते हैं। तो देखो चाचा है जो सुमित्रा की अखबार में आई ये खबर सुनाते हैं कि अखबार में, ठीक है जी, जो जयदेव की वीरता और सूझबूझ की खूब तारीफ हुई है। उसने तस्करों को जो बहादुरी से मुकाबला किया और उनसे मार भगाया। उसने किस तरह, ठीक है, तस्करों से अपनी जो है गोलियां का निशाना बनाया। उसने उनसे 5 लाख रुपए का सोना छीन लिया था, ठीक है। उसकी जो बहादुरी और वीरता का प्रशंसा जो गवर्नर साहब ने भी की। उसके बाद है क्या है, जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा। तो देखो जयदेव ने तस्करों को पकड़ने का, ठीक है, पक्का मन बना लिया था। जब वो आधी रात को पुलिस पोस्ट से 2 मील एक जो है खतरनाक घने हुए ढके हुए, ठीक है, उबड़ खाबड़ जो के रास्ते पे से बॉर्डर पार कर रहे थे, तो जयदेव ने उनको, ठीक है, ललकार मारी और तस्करों ने बदले में पुलिस पर गोलियां चलाई। तो उनको चुनौती दी गई कि वह जो है जीप लेकर भागने लगे। पुलिस की जो जीप ने उनका पीछा किया। जयदेव ने तस्करों को जीप से पहले ही, ठीक है जी, जीप से पहले ही उनको, ठीक है जी, जो गोली से उड़ा दिया। इस मुठभेड़ में 3 तस्कर मारे गए, ठीक है, और जो 2 थे वो क्या हो गया, 2 पुलिस अफसर जो शहीद हो गए थे। आगे प्रश्न क्या है कि नीलम अपने पति से उल्हाना भरे स्वर में क्यों कहती है। तो देखो नीलम अपने पति से उल्हाने भरे स्वर में कहती है कि मर्दों का दिल हमेशा दिल तो पत्थर का होता है। आगे है नीलम अपने पति से उल्हाने भरे स्वर में क्या कहती है। तो नीलम अपने पति से उल्हाने भरे स्वर में कहती है कि मर्दों का दिल तो पत्थर होता है, ठीक है। रात दिन चोर डाकुओं का मुकाबला करने वाले सिपाहियों का दिल बहुत कठोर होता है, पर जो नारी का दिल है वो हमेशा क्या होता है, नारी का दिल हमेशा प्रेम से भरा रहता है। उसके मन में अपने पति की जो तस्वीर छपी रहती है। जयदेव तो उससे बात तक नहीं करता, वह उसे, ठीक है, पत्थर भी कम ही लिखता है। उसे क्या पता कि उसके दिल पर क्या बीत रही है, ठीक है। उसके बाद है अपना प्रश्न देखो, डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है। डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व इसलिए होता है क्योंकि जयदेव ने बड़ी वीरता और साहस से तस्करों का मुकाबला किया था। उसने, ठीक है, उनसे 5 लाख का सोना पकड़वाया था। जयदेव की बहादुरी को देखकर गवर्नर साहब ने, ठीक है जी, उसे, ठीक है, सरकार की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। जयदेव ने इस इनाम की राशि को शहीद पुलिस अफसरों की विधवाओं में आधा आधा बांटने की सलाह दी थी। जयदेव की ये त्याग भी, ठीक है जी, जो त्याग भावना दूसरे लोगों के लिए जो एक, ठीक है जी, उदाहरण थी। उसके बाद दोस्तों अपना प्रश्न क्या है कि पुलिस और सेना के अफसरों या सैनिकों के जो हैं घर वालों के किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो देखो पुलिस और सेना के अफसरों पर ये जो है कि घर वालों से को निम्नलिखित मुसीबतों का जो सामना करना पड़ता था। देखो उन्हें रात दिन अपने बच्चों या जो परिजनों का जो जान की चिंता लगी रहती थी। माताएं और बच्चे उनके हर पल सुरक्षित लौटेंगे इंतजार रहते थे, ठीक है, करते थे। उसके बाद है अपना उन्हें अपने बच्चों का जो है पत्तर का इंतजार रहता था। वो हमेशा अपने बच्चों को कुशलता या सही सलामत होने की प्रार्थना करते थे। उनकी शहीदी माता पिता का बुढ़ापा और पत्नी की जवानी और, ठीक है जी, और बच्चों का दोस्तों बचपन तबाह कर देती है। आगे दोस्तों ये मुहावरे दिए हुए हैं, ये खुद आप पढ़ोगे, या जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है वज्रपात होना। तो दोस्तों इसका देख लो, अचानक बहुत बड़ा दुख आना। सैनिकों के शहीद होने पर उसके परिवार पर बहुत बर्जवात हो गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अपना ही कर लेना है कि छाती कटना, ठीक है जी, छाती फटना, ऐसे लिखा है छाती फटना। अचानक बहुत बड़ा, ठीक है जी, दुख आना, ठीक है जी, बेटे को शहीद होने की खबर सुनकर माँ की जो है छाती फट गई, ठीक है। इसी तरह ये सारे लिखे हुए, इनको रीडिंग ले लो, ठीक है। तो उसके बाद अब हम अगला करते हैं कि हम राज्य के लिए मरते हैं। स्क्रीन रोक के उसकी रीडिंग ले लो जो मैंने ऊपर बताएं। तो देखो प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है। तो दोस्तों वह किसानों के जो सरलभ जीवन की प्रशंसा कर रही है। किसान संसार के समुदाय कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों किसान अनाज पैदा करके संसार का समुदाय करते हैं। किसान किस प्रकार परिश्रम सभी समुद्र की जो धीरज और को तैर करके पार करते हैं। तो दोस्तों वह अपनी मेहनत और धैर्य से इसे पार करते हैं। किसानों को अपना पर गर्व करना कैसे उचित है, क्योंकि वो किसान संसार का अन्नदाता है। किसान व्यर्थ के बाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं। तो दोस्तों किसान धर्म को जो है मूल बात को समझकर उसका जो पालन करते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं। उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कला की बात करनी चाहती है। वो दोस्तों राम का वनवास और भारत को
राजपाट देने वाले पैदा हुए, ठीक है जी, अपने झगड़े की बात कर रही थी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। ये वाला प्रसंग है पहले तो, ठीक है जी, इसको पढ़ लो, इसको देखो पहले। हाँ, ये वाला प्रसंग सहित व्याख्या, ये क्वेश्चन है, इसको देखो पहले, फिर इसकी हम प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं। तो देखो प्रसंग क्या बनेगा, तो प्रसंग बनेगा दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों श्री मैथिली जो है शरण गुप्त जी की कविता कौन सी डाली से, हम राज्य के लिए मरते हैं से ली गई है। इसमें जो उर्मिला ने राज परिवार, ठीक है जी, अपने के कलह और किसानों के जो सुखी जीवन का वर्णन किया है। तो देखो उर्मिला कहती है कि हम राज परिवार के जो झगड़े के जो कारण है वो दुखी हैं। सच्चा जो है अपना राज्य तो हमारे देश के किसान करते हैं, जो अपने खेतों में अनाज पैदा करते हैं। उन्हें दोस्तों धनवान कौन हो सकता है, वह अपनी पत्नी के साथ घूमते फिरते हुए धन दौलत का उपयोग करते हैं, जबकि हम तो राज्य परिवार के लिए कलह से दुखी हैं। उसके बाद ये अगला है, तो अगला ये जो दोस्तों ये तुसी पढ़ लो इधर से। अब हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत जो विधान से दोस्तों श्री मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है दोस्तों, हम राज्य के लिए मरते हैं, उसमें से ली गई है, ठीक है जी। और इसमें जो उर्मिला ने राज परिवार के कला और किसान के सुखी जीवन का वर्णन किया है। तो देखो इसमें क्या आएगा, इसका जो अपना व्याख्या की आएगी। देखो उर्मिला कहती है कि हम राज्य के लोग के लिए राज परिवार से झगड़ा करके कारण उनसे दुखी हैं। किसानों के पास गायों रूपी धन है, इस धन के कारण वो धनवान और दयालु बने रहते हैं। किसानों का अमृत रूपी दूध आसानी से मिल जाता है। किसान सहनशीलता का भंडार है, वो सदा ही मेहनत करते हैं, जबकि हम लोग राजपाट के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब अगला क्या है, अगला वाला ये इधर से लेकर इधर तक रीड कर लो। इसका देखो प्रसंग क्या आएगा। प्रस्तुत जो है विधांश दोस्तों वो श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कविता में से लिया गया है, ठीक है जी। तो उसके बाद इसमें उर्मिला ने अपना राज परिवार को कलह के बारे में और किसान के जो सुखी जीवन के बारे में वर्णन किया है। सब में प्रसंग सेम है, हम व्याख्या ही देखेंगे आगे। तो उर्मिला कहती है कि यदि किसान अपने जो पर गर्व करते हैं तो वो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वे हर अवसर पर खुशी और जो त्यौहार मनाते हैं। जब राज्य के लोग उन्हें पहरेदार हैं तो उन्हें किसी का डर है हो सकता है, तो निडर होकर वो, ठीक है जी, जीते हैं, जबकि हम राज्य के लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये अगला है देखो इसका, और प्रसंग भी तुम खुद रीड कर लो, हम व्याख्या रीड करेंगे। देखो उर्मिला कहती है कि जो विद्वान लोग हर बात में, ठीक है जी, दोष निकाल कर, ठीक है, बेकार में बहस करते रहते हैं, चाहे इस वजह से ही किसी का कुछ भी प्राप्त नहीं होता, परंतु किसान इन बेकार की बातों पर त्याग करके सहज से धर्म से, ठीक है जी, अपनाते हैं। हम राज्य के लोग तो राज्य के लिए ऐसे ही जो लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसके बाद ये पांचवा है, इसको रीड कर लो, प्रसंग भी रीड कर लो, हम व्याख्या देखते हैं। उर्मिला कहती है, हाँ जी, उर्मिला कहती है कि हम किसी किसान होते तो राज परिवार दुखी कौन सहन करता। राज परिवार को कलह का जो सहन करने का जो बाला भी दोस्तों कोई ही होना चाहिए। किसानों को जो सुखी जीवन को देखकर हमारे जो दुख दूर हो रहे हैं। हम राज के लोग तो पाठ के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, राजपाट के लिए, ठीक है जी, हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो राज लोग हैं दोस्तों, जो राज के लोग हैं वो दोस्तों राजपाट के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों गाता खग है, ठीक है जी। तो देखो ये वाला प्रसंग है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको देखो। इसके प्रसंग क्या आएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता गाता खग से ली गई है। इस कवि में, ठीक है, पंछियों को दोस्तों माध्यम से मानव से सुंदर और जो सुखी जीवन का कामना करता है। तो देखो व्याख्या क्या है। कवि कहता है कि सुबह के समय पंछी हैं वो गीत गाते हैं कि संस्कार के लोग का जीवन सुंदर और, ठीक है, और क्या है, वो कल्य व्यापारिक हो है। और के समय जब संसार के लोग आराम कर रहे होते हैं तभी वो सभी पंछी संसार के सुखी और सुंदर जीवन की गीत गाता है। कवि के पास जो है पंछियाँ के गीत में जीवन संगति सुनाई देता है, ठीक है जी। उसके बाद ये अपना दूसरा है दोस्तों, ये भी आप खुद रीड करोगे। इसका देख लो, प्रसंग रीड कर लो, पहले ये प्रश्न रीड कर लो, इसका व्याख्या क्या है। कवि कहता है कि निरंतर चमकने वाले तारों की पंक्तियाँ मानो कह रही हैं कि ये सारा संसार दुखों और करुणा से भरा हुआ है। संसार को चारों तरफ से फैले दुख और असमानता, भूख और गरीबी से देखकर इन जो है तारों की जो खामोश या फिर मौन आंखों से आंसू आ गए हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला है दोस्तों, इसको आप इधर से रीड करो, इधर तक लेके इधर तक, ठीक है। इसका दोस्तों व्याख्या देखो क्या लिखा है। कवि कहता है, प्रसंग आप रीड कर लो खुद। कवि कहता है कि जो खिले हुए फूल मानव की और जो शिक्षा देते हैं कि उसे दुखों और मुसीबतों का, ठीक है जी, हंस कर सामना करना चाहिए।
इन जो है जाशवान जीवन को, ठीक है जी, नाशवान जीवन को, मुसीबतें हमारे जीवन को उदास या दुखी कह देती हैं। हमें फूलों की तरह अच्छे और भले कार्यों के लिए, ठीक है जी, अपना जो है बहक से संसार के जो वातावरण को महका देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना ये चौथा है दोस्तों, ये भी तुम खुद रीड कर लो, व्याख्या भी रीड कर लो। इसके बाद मैं ये देख लो, चौथा वाला आप देख लो दोस्तों, इसको रीड कर लो। उसके बाद जो ये पाँचवा है, ठीक है जी, इधर से लेके इधर तक इसको रीड कर लो। और ये वाला इधर मैं चालू कर देता हूँ, ये देख लो, इधर से लेके इधर तक इसको रीड कर लो अच्छी तरह, ठीक है। स्क्रीन रोक लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। तो आगे क्या है देखो, पंछी प्रात उठकर क्या गाता है। तो दोस्तों पंछी प्रात उठकर दोस्तों क्या संसार के जीवों के सुखी और खुशहाल जीवन के गीत गाते हैं। तारों का, पंक्तियां का, आँखों का अनुभव क्या है। तो दोस्तों जैसे वो कह रहे हों कि सारा जीवन करुणा और दुख से भरा हुआ है, ठीक है जी। आगे क्या है कि फूल हमें क्या संदेश देते हैं। तो दोस्तों वो हमें हंसते हुए मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देते हैं। लहरें किस उमंग से, ठीक है जी, आगे बढ़ती हैं। तो दोस्तों उमंग जो हैं, जो लहरें हैं दोस्तों, वो इस उमंग से आगे बढ़ती हैं कि कभी ना कभी हमें जो अपनी मंजिल है वो मिल जाएगी। तो आगे क्या है, अपना बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है। तो दोस्तों ये जीवन का सार या फिर दोस्तों अंतिम लक्ष्य पा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखो, जड़ की मुस्कान। तो देखो एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा। तो दोस्तों वो तो नजीब या फिर बेजान है, वो तो सदा ही जीवन से, ठीक है जी, क्या है, वो डरी रही है। जड़ का इतिहास क्या है। तो दोस्तों जड़ का इतिहास ये है कि वो सदा ज़मीन के अंदर मुंह छिपाकर पड़ी रहती है। आगे क्या है कि डाली तने को हीन क्यों समझती है। क्योंकि दोस्तों तना है जो जहाँ बैठा दिया जाता है वो वहीं बैठा रहता है, वो दोस्तों गतिहीन है। आगे क्या है, पत्तियाँ डाल का किस कमी की ओर संकेत करती हैं। तो दोस्तों वो डाल इस जो है प्रधान संसार के एक शब्द भी नहीं बोल सकती। उसके बाद दोस्तों क्या है कि फूलों ने जो पंक्तियों की चंचलता का आधार क्या बताया। तो दोस्तों पंक्तियों का जो चंचलता का आधार दोस्तों डाल है। सबकी बातें सुनकर जड़ क्यों मुस्कुराई। तो दोस्तों क्योंकि वह जानती है कि उसके बिना पेड़ का जो है दोस्तों होंद नहीं है। उसके बिना दोस्तों जो पेड़ का कोई भी दोस्तों होंद नहीं है, यानी कि अस्तित्व, ठीक है। आगे दोस्तों प्रसंग सहित व्याख्या है, ये वाला आप इधर से लेकर इधर तक रीड कर लो इसको, ठीक है। प्रसंग क्या लिखा हुआ है देखो, जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं दोस्तों, जो कवि अपना श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता जड़ की मुस्कान से ली गई है। इसमें कवि ने जड़ के महत्व का वर्णन किया है। तो इसमें व्याख्या देखो क्या है कि कवि कहता है कि एक दिन तने ने जड़ से कहा कि वो बहुत ही, ठीक है जी, वो बेजान है, वो बिल्कुल ही बेजान है, या फिर दोस्तों वो निर्जीव है, वो हमेशा जीवन से डरी रहती है। उसका जो इतिहास यही है कि वो हमेशा ज़मीन में मुंह गाड़ कर पड़ी रहती है, अर्थात वो संसार का सामना करने से डरती है। अब ये दूसरा वाला है दोस्तों, इधर से लेके आप इधर तक ये जो क्वेश्चन है इसको रीड कर लो। तो इसका प्रसंग क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, ठीक है जी, जो कवि श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता जड़ की मुस्कान से ली गई है। इसमें कवि ने जड़ के जो महत्व का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जो पत्तियों की बात सुनकर एक दिन जो फूलों ने कहा कि पत्तियों ने, ठीक है जी, भला क्या काम किया है। पत्तियों ने तो केवल अपनी जो संख्या के जो बल पर पेड़ की जो है टहनियाँ, ठीक है जी, उसके ही लताओं को, ठीक है जी, जो ढक कर रखा है। इनके कारण वो हिलती जुलती हैं, हवा के कारण पत्तियों मचलती हैं, लेकिन हम जो फूल हैं, ठीक है जी, उनकी जो स्वयं ही खिले रहते हैं। हमारे दोस्तों जो पक्ष हैं, ठीक है जी, उसकी खुशबू दूर दूर तक जो फैली हुई है। भंवरे भी हमारे गुण गाते हैं, वो हमारे रस पीकर नशे में पागल हो रहे हैं, ठीक है जी, ये इधर लिखा हुआ है। आगे दोस्तों ये इधर तुम्हारा जो खत्म हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका ग्रामर वाला पार्ट थे चालू होगा। एग्जाम में विज्ञापन भी पूछा जाएगा, एक प्रश्न इस तरह का लिखा होगा, ठीक है जी, इसको पढ़ के आपने एक विज्ञापन देना है। जैसे कि आपका नाम प्रज्ञा है, आप समाज सेविका हैं, आपको, ठीक है जी, विंग सेंटर का नाम है, आपका विंग, तो दोस्तों फिर आपको विज्ञापन भी आएगा एग्जाम में। तो देखो आपका नाम प्रज्ञा है, आप समाज सेविका हैं, आपका जो कोचिंग सेंटर का नाम प्रज्ञा कोचिंग सेंटर है, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, ये वाला है। आपने जो शामपुरा शहर में, ठीक है, 10वीं 12वीं की जो गरीब विद्यार्थियों के लिए साइंस व गणित विषय की जो है निःशुल्क जो कोचिंग कक्षाएं एक नए
जो कोचिंग सेंटर में खोली हैं, कोचिंग सेंटर और उद्घाटन संबंधित में विज्ञापन के रूप में, ठीक है जी, तैयार करके प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के बारे में इस तरह लिखे। तो देखो क्या है इसमें, प्रज्ञा कोचिंग सेंटर आपके अपने शहर में 10वीं 12वीं के गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइंस और गणित विषय की तैयारी हेतु कोचिंग सेंटर का आरंभ किया जाता है। संपर्क करें प्रज्ञा, डायरेक्टर प्रज्ञा कोचिंग सेंटर, श्यामपुरा, ठीक है जी, और मोबाइल नंबर इस तरह लिखा हुआ है। तो अब सेकंड है, इधर से लेके इधर तक आप इसको रीड कर लो अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका हेडिंग क्या बनेगा, सेल्समैन की आवश्यकता। देखो कपड़े की दुकान पर एक कुशल सेल्समैन की आवश्यकता है। वेतन बातचीत दोबारा तय होगी, ठीक है, शीघ्र ही मिलें। मंगल राय, मेन बाजार, अम्बाला, मोबाइल नंबर इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, तीसरा क्या हुआ है हमारा। हाँ जी, तो इधर से लेके इधर तक आप इसको रीड कर लो। सबसे पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है इस पर। तो पहले हम अपनी कलर की सेटिंग कर लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ी हो गई थी, छोटी कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो चलो दोस्तों ये देखो क्या लिखा हुआ है, योग सीखिए। तो उसके बाद दोस्तों लिखा है पंडित अखिलेश नाथ ने योग के उपासन आसन तरीके से जो, ठीक है जी, योग के सीखने के लिए फीस प्रति जो व्यक्ति हैं फीस 1000 रुपये प्रति महीना है। योग सीखने का समय प्रातः जो है 5 से 7 बजे तथा शाम से 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का है। संपर्क करें अखिलेश योग केंद्र, सेक्टर 22 चंडीगढ़, मोबाइल नंबर इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है देखो चौथा, तो देखो इधर से लेकर इधर तक आप इसको रीड कर लो। उसके बाद क्या है इसका मेन, नाम परिवर्तन। मैं नीरज कुमार, मकान नंबर 1450 सेक्टर 19 नंगल निवासी ने अपना नाम बदलकर नीरज कुमार वर्मा रख लिया है। भविष्य में, ठीक है जी, मुझे इसी नाम से पुकारा और लिखा जाए। आगे दोस्तों पांचवा, इधर से लेकर इधर तक रीड कर लो। तो देखो कार बिकाऊ है, इसका मेन हेडिंग मारुति मॉडल 2009 बिकाऊ है, कीमत 60,000 रुपये, चलती हालत में है। संपर्क करें विमल प्रसाद, मकान नंबर 227 सेक्टर 22 जहाँ जो है जगाधरी, ठीक है, ये मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ये 6वां है, तो देख लो इसको, इधर से लेकर रीड कर लो। इसमें क्या लिखा हुआ है, नौकरानी की आवश्यकता। घर में काम काज के लिए एक अनुभवी नौकरानी की जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा वेतन, रहने के लिए कमरा, भोजन और जो है आदि दिया जाएगा। संपर्क करें, ठीक है, शारदा कुमारी, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 7वां है, ये 7वां आप खुद देख लो। हाँ जी, तो ये 7वां जो क्वेश्चन है ऊपर, ठीक है, ये इसको आप खुद देख लो। रेडीमेड कमीजों पर 60% भारी छूट, ठीक है, ये वाला इधर से लेकर आप खुद को रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। इसी तरह ये दोस्तों 8वां दिया हुआ है, 8वां क्वेश्चन इधर से रीड करो और इसको भी रीड कर लो। मैनेजर की आवश्यकता, ठीक है जी, इसको रोक के स्क्रीन या स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है कि कोठी बिकाऊ है, इधर से लेके इसको इधर तक पहले इसको रीड करके फिर इसका जो आपने विज्ञापन बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये 10वां है, ये इधर तक पढ़ लिया पहले आपने, हाँ जी पढ़ लिया, चलो ठीक है। अब उसके बाद 10वां है, इसको भी पढ़ लो दोस्तों। इसका क्या है, गुमशुदा की तलाश, जैसे कि इसमें गुमशुदा की तलाश है, जैसे कि मेरा पुत्र रोहित कुमार जिसकी उम्र 10 वर्ष का है, कद 4 फुट है और रंग सांवला है, वो 23/6/2020 से, ठीक है, पुणे से लापता है। उसका पता देने वाले या फिर घर पहुंचाने वाले को दोस्तों 1000 रुपये का जो इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें सुदेश कुमार, मकान नंबर 46 सेक्टर 4 नोएडा, ठीक है जी। तो इस तरह इस पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद दोस्तों सूचनाएं हैं, सूचनाएं भी आपको आएंगे। तो देखो दोस्तों ये वाला आप रीड कर लो। इधर देखो कि सभी कक्षाएं के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिस विद्यार्थी ने भी, ठीक है जी, जिस विद्यार्थी ने किसी भी कारण से अपना जो सेक्शन बदलना चाहता है तो वो अपना नाम कक्षाध्यापक को दिनांक 5/7/2020 से पहले लिखा दे, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मुख्य अध्यापक सरकारी हाई स्कूल सेक्टर 14 चंडीगढ़, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों ये दूसरा दिया हुआ है, ठीक है, इसको रीड कर लो। तो उसके बाद दोस्तों इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके स्कूल में दिनांक 11/8/2020 को स्कूल को हिंदी साहित्य समिति द्वारा, ठीक है जी, सड़क पर जो सुरक्षा विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 7/8/2020 से पहले सचिव हिंदी साहित्य को, ठीक है जी, के पास जाकर लिखवा दे। प्रदीप कुमार, हिंदी साहित्य समिति, ठीक है जी, हिंदी साहित्य समिति लिखा हुआ है, इस पर कुछ स्पेलिंग वगैरह दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सिर्फ आपने इधर लिख लेना है प्रदीप कुमार सचिव हिंदी, ठीक है जी। इस तरह अगर आप लिख लोगे तभी भी काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, इन्होंने साथ ही में लिखा हुआ है कि सूर्य सीनियर सिटी सेकेंडरी स्कूल पठानकोट, ठीक है जी, सूर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। आगे दोस्तों ये तीसरा दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, विज्ञान प्रदर्शनी, ठीक है जी। तो इसके आपको रीड कर लेना है दोस्तों। ऊपर पहले क्वेश्चन रीड कर लो। उत्तर में क्या लिखा हुआ है देखो, स्कूल के सभी
जो विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल में दिनांक 7 सितंबर 2020 को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना जो नाम कक्षा अध्यापक को 2 सितंबर 2020 से पहले लिखवा दे। ठीक है जी। और आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, परचयन कुमार, ठीक है जी, डायरेक्टर संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला। ठीक है। उसके बाद ये चौथा दिया हुआ है, इसको रीड कर लो इधर से लेके, तो वार्षिक उत्सव संबंधी सूचना। ठीक है जी। इसको भी दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 6/12/2020 को स्कूल के वार्षिक उत्सव में, ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा का जो है आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थी उसमें भाग लेना चाहते हैं तो वो अपना नाम, ठीक है जी, जो संस्कृत कार्यक्रमों में, ठीक है जी, के जो अध्यापक को 30 नवंबर से पहले अपना नाम लिखवा दे। ठीक है जी। इसमें ये लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये 5वां दिया हुआ है दोस्तों, इसमें क्या है, रानी लक्ष्मीबाई नाटक का मंचक दिनांक। ठीक है जी। तो इसको आपने रीड कर लेना है दोस्तों। पहले क्वेश्चन रीड कर लो जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीन रोक के इसको देख लो। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं बैंक या डाक पत्र। ठीक है जी। बैंक या डाक पत्र, देखो मान लीजिए आपका नाम दोस्तों जो क्या है, रतलीन कौर है, रवलीन कौर इसमें या रतलीन कौर लिखा हुआ है। आपका मोबाइल नंबर दोस्तों ये है, आपका जो है हिमालय बैंक शाखा का, ठीक है, सोलन में एक जो बचत खाता नंबर है और ये वाला खाता नंबर है आपका। आपको दिनांक 16/8/2020 को अपने इस खाते में से 7,000 रुपये निकलवाने हैं। तो देखो इसमें प्राप्त उत्तर पुस्तिका पर जो उत्तर कर भरें। तो देखो आपको एक चेक करा का मतलब क्वेश्चन पेपर पे छप के आएगा, ये ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है इस तरह का आपको छप के आएगा। ठीक है जी। आपको इसी तरह जैसे इसमें खाता नंबर है, खाता नंबर भर देना है ऐसे 96237180, जो कि ऊपर इधर लिखा होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन में ही लिखा होगा। आपको इस तरह का परफॉर्मा बना के, ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर में बना होगा। क्वेश्चन पेपर से देख के आपको अपने आंसर शीट में इस तरह का बना के फिल करके, ठीक है जी, दे देना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो इसके बाद 7,000 इधर आपका रवलीन कौर इसका नाम आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद दोस्तों फिर ये दूसरा अपना देख लो। हाँ जी। तो ये वाला है आपका, मान लो कि आपका नाम प्रकाश सिंह है, आपको भारतीय डाक सेवा सेक्टर 15 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है और ये आपका अकाउंट नंबर है। आपके इस खाते में अब तक 45 रुपये जमा हैं। आपको दिनांक 2/7/2020 को जो अपने इस खाते में 4500 रुपये निकलवाने हैं। तो प्रयुक्त को उत्तर पुस्तिका पर उत्तर करके भरें। तो देखो ये परफॉर्मा दिया हुआ है, इस पर निकालने का प्रोसीजर दिया हुआ है, इसको देख लो एक बारी। ठीक है जी। इन सबको चेक को, ठीक है। इसी तरह दोस्तों फिर आपका प्रतिवेदन दिया हुआ है। ठीक है जी। प्रतिवेदन में देखो क्या है, तो प्रतिवेदन में दोस्तों देखो पहले आपको ये वाला जो है इसको पढ़ लेना है। ठीक है जी। इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद दोस्तों प्रतिवेदन शुरू करना है। शीर्षक इसमें क्या है दोस्तों, देखो सड़क सुरक्षा, ठीक है जी, अपना गोष्ठी। तो देखो इसमें क्या हुआ है, सरकारी हाई स्कूल नवा शहर में दिनांक 14 नवंबर 2020 को जो सरकारी 10 बजे, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा जो विद्यार्थियों को सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी दी गई, इस संबंधी में पढ़ते हुए जो है सामग्री भी बांटी गई है। मुख्य अध्यापक जी उनका इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद किया गया है। ठीक है। संदीप कुमार, सचिव छात्र संघ, सरकारी हाई स्कूल नवा शहर। इसके बाद दोस्तों ये दूसरा दिया हुआ है, इसको पहले इधर से लेके इधर तक रीड कर लो। फिर देखो प्रतिवेदन क्या बनेगा, शीर्षक क्या आएगा इसमें अपना। तो देखो शीर्षक आएगा कि हास्य कवि, ठीक है जी, हस्त कवि सम्मेलन का जो आयोजन है चंडीगढ़ पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में दिनांक 20 नवंबर 2017 को, ठीक है, हस्त कवि सम्मेलन जो का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों कवियों ने, ठीक है जी, अपनी हास्य कविताओं से, ठीक है जी, सभी का जो भरपूर मनोरंजन किया। ठीक है। आगे है दोस्तों विजेताओं को इनाम भी बांटे गए। तो आगे क्या है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मनजीत सिंह, सचिव हिंदी साहित्य प्रसिद्ध चंडीगढ़ पब्लिक स्कूल चंडीगढ़। उसके बाद दोस्तों ये तीसरा दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको रीड कर लो। और जो इसका प्रतिवेदन है दोस्तों नीचे लिखा हुआ है, शीर्षक भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसको आपने इधर से लेके इधर तक रीड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये चौथा दिया हुआ है, चौथा भी आप इसको रीड कर लो क्वेश्चन पढ़ के ऊपर से। हाँ जी। पहले क्वेश्चन पढ़ लो स्क्रीन रोक के, फिर उसके बाद इसका आंसर ये देख लेना। उसके बाद दोस्तों ये 5वां दिया हुआ है। ठीक है जी। तो 5वां दोस्तों देखो क्या है, 5वां क्वेश्चन आपने इधर से रीड कर लो। प्रतिवेदन देखो इसका शीर्षक क्या है, इसका बनेगा दोस्तों शैक्षिक भ्रमण। तो देखो दयानक पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ की 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का एक दल दिनांक 16/12/2019 को शैक्षिक भ्रमण के लिए चंडीगढ़ गया, जहां उन्होंने रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन, सूचना लेकर, ठीक है जी, और पंजाब विश्वविद्यालय आदि स्थानों का भ्रमण किया। ठीक है।
तो दोस्तों इसके बाद आपको अनुवाद पूछा जाएगा, पंजाबी में लिखा होगा, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि देखो आपको ये आएगा, ठीक है जी, जो ब्लैक में लिखा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। आपको उतारने नहीं बैठ जाना है क्वेश्चन पेपर में, ये नहीं कि आपको जो ये पंजाबी वाला लिखा हुआ है आप इसको पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे उतारोगे पंजाबी वाला, ठीक है, इतना बड़ा उतारोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसको आपको उतारना नहीं है, आपने सीधा जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है सीधा आपने हिंदी वाला जो कन्वर्ट है, ठीक है जी, वही स्टार्ट कर देना है। 1 नंबर डाल के जो भी प्रश्न नंबर लिखा होगा, ठीक है, वो डाल के आपने सीधा ये स्टार्ट कर देना है। तो देखो आपको क्या लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में कि मैनू जदों भी, यही वाला नहीं है कि जरूरी यही आ जाए, हो सकता है दूसरा भी आ जाए, आपको तो कन्वर्ट करना है। देखो कि मैनू जदों भी अपना जो बचपन याद आउंदा है तां मेरा दिल करदा है कि मैं अपने उसे बचपन विच गुम हो जावां। मैनू बचपन दियां खेडां नाल, ठीक है जी, वल चलना जांदा हाँ, पतंग उडाना, दोस्तां नाल साइकिल दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ठीक है जी, ਤੇ ਬਾਂਟੇ ਖੇਡਣੇ, ठीक है, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਕਣ ਮਿੱਚਾ ਖੇਡਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ठीक है जी, ਅੰਬ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ बहुत तेज मींह विच नहाना मैनू बहुत चंगा लगता है। अनुवाद करो, अब इसको हिंदी में करते हैं दोस्तों। देखो कि मुझे अब भी अपना बचपन याद आता है कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने जो उस बचपन में गुम हो जाऊं, यानी कि मन बचपन की और खेलों की तरफ चल जाता है। पतंग उड़ाना, मित्रों के साथ साइकिल, ठीक है जी, की दौड़ लगाना, कंचे खेलना, बंटे खेलना मतलब, और रात को छुपन छुपाई खेलना, ठीक है जी, आज भी याद है, ठीक है। तो वह तपती गर्मी, यानी कि गर्मी में, ठीक है, तपती गर्मी में जो बाग में आम तोड़ कर खाने और बहुत तेज़ बारिश में नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है कि ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਾਵਟ, ਅਨਿਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਦੇਂਤੂ ਨੂੰ, ठीक है जी, ख़त्म कर सकता है। अनुवाद देखो दोस्तों, भ्रष्टाचारण, ठीक है जी, ਜਿਹੜਾ भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचरण भी भ्रष्टाचार होता है। कुछ लोग केवल पैसे को ही, ठीक है जी, हेरा फेरी और घपलेबाजी को हुई भ्रष्टाचार कहते हैं, पर इसके अतिरिक्त मिलावट, अन्याय, सिफारिश, काला बाजारी, शोषण और धोखा आदि सब कुछ, ठीक है जी, हो जाता है, कुछ आ जाता है इसके अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर। सारा समाज एकजुट होकर भ्रष्टाचार रूपी इस, ठीक है जी, जो है दैत्य को जड़ा समाप्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका अगला दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लो। इसके बाद मैं स्क्रीन चालू कर देता हूँ, इसको खुद देख लो दोस्तों, बहुत ही इजी है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप इजी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि देखो ये पंजाबी में लिखा होगा, यही चीज़ को आपको हिंदी में, ठीक है जी, डिट्टो सेम आपको हिंदी में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो देखो ये तीसरा देख लो, ठीक है, ये फिर आपका चौथा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इधर से लेके पहले पंजाबी में रीड करो पहले दोस्तों, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो, फिर कोशिश करो कि खुद इसको हम अनुवाद करें, ठीक है जी, बिना देखे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 5वां दिया है क्वेश्चन, ठीक है, इसको इधर से लेके इधर तक रीड कर लो, फिर इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ये आपका 6वां आ जाएगा, हाँ जी, तो ये 6वां आ जाएगा, जैसे ओजोन परत वाला दिया हुआ है, ठीक है जी। तो उसके बाद ये आपका 7वां आ जाएगा, ठीक है, ये 7वां देख लो, ठीक है, 7वें का आंसर इधर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये आपका 8वां आ जाएगा, 8वां ये प्रश्न है, देख लो ऊपर पढ़ लो, फिर इसको दोस्तों हिंदी में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। इसी तरह दोस्तों फिर आपका ये 9वां आ जाएगा, महंगाई वाला, ठीक है जी, इसको देखो पहले पंजाबी में रीड कर लो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि महंगाई ने आज गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। घरेलू प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का जो है, ठीक है, मूल्य इस तरह बढ़ गया है कि जो निर्धन कामों के घर परिवार का निर्वाह करना बहुत ही दोस्तों कठिन हो गया है। सरकार को शीघ्र ही जो है इसको महंगाई को दोस्तों घटा कर लोगों को राहत देनी चाहिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको जो है क्या करना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये आपका 10वां दिया हुआ है, इसको रीड कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये अनुवाद दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लो। पंजाबी वाला आपने अगर रीड कर लिया होगा तो हिंदी में जैसे आप लिख लोगे कि देखो इसमें क्या लिखा है अनुवाद कि हमारे स्कूल, ठीक है जी, वार्षिक समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हमारे स्कूल को बहुत ही, ठीक है, सुंदर ढंग से सजाया गया। स्कूल में, ठीक है, अपने प्राचार्य ने स्कूल की जो रिपोर्ट पढ़ी, ठीक है, मुख्य अतिथि ने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूल के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने इस वर्ष कक्षा में पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटे, ठीक है जी। तो यहीं पे हमारा दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो समाप्त हो गए हैं। बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर ओपन वो नहीं होता है लिंक तो आप टेलीग्राम पे जाके सीधा सर्च करना मेमोरियल जनरेशन PSB, वो आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बस धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर कोई भी और पेपर वगैरह आते हैं तो आपको ज़रूर दिखाएंगे।